یار آواز آ رہی کسی کو؟ جی آ رہی ہے سن. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام. شکر اللہ پاک. آپ سنائیں سر کیا حال ہے؟ اللہ کے احسان، ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ چلیں بیٹا اٹینڈنس شروع کرتے ہیں. جی بالکل. عبد المعیز عرفان، عابد علی، آفاق احمد، آفاق احمد، آفاق، عفیفہ سہیل، Present, sir. علی حسن، علی ممتاز، علیزہ نذیر، پریزنٹ سر. Present, علیزہ، sir. Present. اوکے، علیزہ نذیر کے بعد علیزہ شہزاد، اللہ بچایو، پریزنٹ سر.
आमिर हयात, अमना आदिल, आकिब सदीक, अरबाज खान, Yes, sir. अरूज रियाज, Present, sir. अरूसा आसिफ, आयशा अनवर, आयशा हारून, Present, sir. आयशा खान, Present, sir. बाबर अली, बख्त अली, बिस्मा जावेद, Present, sir. दुर मोहम्मद फैसल, ईमान खान नियाजी, इज़्ज़ा तबस्सुम, फहद अकरम, फैसल महमूद, Present. फैसल सालेह, सर फहद अकरम भी सर। फैसल सालेह, Present, sir. फैजान खान, Yes, sir. Present. फातिमा एजाज, Present, sir. गुलजमान खान, प्रेजेंट सर। हबीबुल्लाह खान, हमजा फरुख, प्रेजेंट सर। हारिस इलाही, हारून रशीद, ताहिर हसनैन ताहिर, हमजा यूसुफ, इफ्रा भट्टी, इमरान आलम, Present, sir. इज़्मा, जुनैद अनवर, कामरान नासिर, कमल हसनैन, काशिफ, Present, sir. काजिम अली, प्रेजेंट सर। एहसन मुर्तज़ा, प्रेजेंट सर। महनूर हसन, अब्दुल वहाब कासी, प्रेजेंट सर। मरवा माहम, मरियम मुमताज़, Present. महर जरिया वली, प्रेजेंट सर। मियाँ अफनान, Present, sir. मनाहिल अफजल, मोहम्मद असलम, Present, sir. मुबरा अरशद, Yes, present. मुबीन भट्ट, Present, sir. मुदस्सिर उमर, Present, sir. फाइज अकलीम, Present, sir. अहमद हमजा, मोहम्मद हमजा नहीं है, मोहम्मद हाशिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसन, Present, sir. जहांजीब खान, कमाल अवैस, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उकाशा, मोहम्मद उकाशा नहीं है। ओके, उस्मान खान, अमार असगर, Present, sir. Amar Asghar is present. अनस कदीर, Present, sir. अंस कदीर, Present. ओके, हैदर असलम, Present, sir. खबर अली, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मंसूर, शहरियार खान, Present, sir. Mohammad Mansoor, present. Shahriyar present, sir. ओके, तौकीर फारूकी, मोहम्मद उमर, प्रेजेंट सर। उज़ैर कासमी,
वलीद भट्ट, प्रेजेंट सर। मुनज़्ज़ा कैसर, Present, sir. मनी मुश्ताक। Present, sir. ओके, मुस्तनसर रशीद, प्रेजेंट सर। नादिया नौरीन, सर नादिया नौरीन की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, वो हॉस्पिटल में कह रहे थे, सर से कह देना। निमरा आरिफ, Present. नमान परवेज, Present. राबिया फिजा आमिर, मुमताज़ खान, हैदर मुमताज़ खान, राजीब खान, यस सर प्रेजेंट। साद अहमद, साद नूर, Present. सईद अहमद, प्रेजेंट सर। सगीर अली, प्रेजेंट सर। साहिबजादा सयाब, सैफुर रहमान, सलमान अली, संगीन खान, साकिब शहजाद, सारा आलम, Present, sir. शामजा इकबाल, सुरैया कौसर, Present, sir. सवेरा हारून, Present, sir. सैयद शाह जमान, सर वो सफर के अंदर है, उसकी सिग्नल कम है लेकिन क्लास में है। मोहसिन रजा बुखारी, प्रेजेंट सर। सैयद मूसा, प्रेजेंट सर। ताहा जावेद, उसामा लगारी, उसामा शबीर, प्रेजेंट सर। वजदानुल हक, प्रेजेंट सर। फरदा आबिद, Present, sir. युसरा आरिफ, ज़हराना, ज़ुनैरा जफर। Present, sir. अब जल्दी से मैं बताता हूँ जिनकी अगर उन्होंने बाद में ज्वाइन कर लिया तो हो जाए। अब्दुल मोइज इरफान, me, sir. जस्ट अ मिनट, अब्दुल मोइज इरफान, मोइज इरफान ने हैंड रेस किया, बताओ। ओके। आफाक अहमद, आफाक अहमद की कोई फौत की हो गई है तो उसका मैसेज आया हुआ था। ओके। अली हसन, प्रेजेंट सर। अलीजा शहजाद, अनवर हयात, आमना आदिल, आकिब सदीक, अरुसा आसिफ, Present, Aisha. sir. Present, आयशा, sir. आयशा Present, नूर, sir. Present, कौन? sir. ओके बेटा, ओके ओके ओके। बाबर अली, बख्त अली, सर उसका थोड़ा सर बाबा ने मैसेज किया है इधर इसी ऐप Zoom। सर बख्त हाँ बख्त का क्या कह रहे हैं हमजा? भी दुर मोहम्मद नहीं है। इज्जत तबस्सुम, हबीबुल्लाह, इज्जत तबस्सुम, Yes, sir. हबीबुल्लाह, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट कौन है? बाबर अली। ओके। हबीबुल्लाह नहीं है। हारिस इलाही, हारून रशीद, ताहिर हसनैन, हमजा यूसुफ, इफ्रा भट्टी, इज़मा, कामरान नासिर, कमल हसनैन, मानूर हसन, Present, sir. मरवा माहम, मनाहिल अफजल, मोहम्मद हमजा, जहांजीब खान, मोहम्मद उकाशा, उस्मान खान, तौकीर फारूकी, Sir, ज़ैर मैं भी कास- present हूँ। कौन बेटा? कमल हसनैन। कमल का तो नाम अभी हमने बोला ही नहीं है, बाद में देखते हैं। राबिया फिजा आमिर, मुमताज सर खान, उसकी तबीयत खराब है, सर वो भी प्रेजेंट है सर। साद अहमद, शाहजेब सयाब, साहिबजादा सयाब, सैफुर रहमान, सलमान अली, प्रेजेंट सर। सैफ रहमान प्रेजेंट। संगीन खान, सर सैफ रहमान प्रेजेंट।
संगीन खान, शानजा इकबाल, शाह जमान, सैयद शाह जमान, ताहा जावेद, युसरा आरिफ, जोहराना। और अब हमारी अटेंडेंस हो गई है। सर सलमान अली की लग गई है। जी, और कमल कमल बेटा। सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने लेट ज्वाइन किया है तो सर मैं उसामा लगा रही सर। यू से उसामा है। यस सर उसामा लगा रही। सर जी मेरी 8 और 11 की भी आपने एब्सेंट लगाई है मैंने। बेटा एक्सक्यूज मी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जल्दी बताओ यार, आगे पढ़ना भी है, जल्दी बताओ। सर बख्त अली की सर सैयद मोहम्मद शाहजमान प्रेजेंट इशू था। शाहजमान जी सर प्रेजेंट सर। एक्सक्यूज मी सर, सर मेरा जूम प्रॉब्लम था साकिब सर। ओके ठीक है बेटा। सर सैफुर रहमान। हो गया बेटा। और बेटा वहीसान जी, बेटा जल्दी बताइए। सर बख्त अली। सर अली मुमताज। सर अली मुमताज की लग। यार ये उस वक्त क्यों नहीं बोलते हो? अली सर सईद भाई कह रहे हैं संगीन खान की भी लगवा दें, ये इधर मैसेज कर रहे हैं जूम में। बस हो गया, बस अब नहीं कहा। 17 मिनट हो गए क्लास सर बख्त अली की लगा के सर। सॉरी, खत्म हो गई, सबका खत्म हो गया। अपने जाके पोर्टल पे चेक करें। ओके गाइस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू फेज। अच्छा, मैंने फॉरेन पॉलिसी की रीडिंग्स आप लोगों को शेयर कर दी हैं, आप लोग जरा देख लीजिएगा। और transition, this was the phase that we people were learning in my last class. Transition, and the previous phase was all about the transition. And that phase Pakistan tried to align itself with the Western bloc against the communism, and then a few things started to happen, and those few things all about that United States of America started to water India against China, and Sino-India war happened, and because of the Sino-India war and the Western world, they started to water India against China. They started to help, and Pakistan made objections over it, that why you are helping India, since I am your treaty ally. Instead of helping Pakistan against India, you are helping India against China, and automatically when India would be becoming powerful, it would be coming against Pakistan. So this thing was not acceptable. In order to reconcile with the United States of America को reconcile करने के लिए, the president of Pakistan Ayub Khan made a visit, and over there during different occasions and different speeches, he made the point clear that whenever the US people would be in the dire need, only Pakistan and Pakistani people would be standing by United States of America, but United States of America was not willing to listen anything regarding India from Pakistan. And then U2 crisis happened, and because of the U2 crisis, Pakistan relation with the Soviet Union came to the lowest point, and the Soviet Union came up with the threat that if from now onward your soil would be used against us, we would be making the whole city to evaporate by the nuclear device. So this was a very, very grave threat being witnessed by Pakistan from the Soviet side. And then the rise of ICBM and the nuclear submarines. And because of these technologies, the United States of America was not willing to invest more over the overseas bases against the Soviet Union. And because of this reason, the importance of Pakistan was started to decrease for the United States of America. So these were the 3-4 different developments which persuaded Pakistan to bring change in its foreign policy towards the Soviet Union. And then the government of Pakistan decided to shake hands with the Soviet Union, and Soviet Union was waiting for this moment to come. And Soviet Union इस वाक़े का इंतज़ार कर रहा था कि वो आए, पाकिस्तान हमारे साथ मिले. And then, when Pakistan was in the alliance of United States of America, United States of America was giving a lot of things to Pakistan. For instance, it was helping our military, navy, air force. It was modernizing our different sectors. It was helping economically, diplomatically, politically. But when Pakistan decided to shake hands with the Soviet Union, and because, as I have already told you, that the United States of America was not willing to focus more on Pakistan needs.
So Pakistan then decided to go for the friendship with the Soviet Union, and Soviet Union openly welcomed Pakistan, and it also provided us the economic aid, the military aid, the political aid, the diplomatical support, and this is how Pakistan again very little was being affected with reference to the aid. So much so the Soviet Union opened its door, every door opened, economic, political, etc. And Pakistan was receiving very generous aid from the Soviet Union as well. So much so that third 5-year plan of Pakistan was fully being financed by the Soviet Union. Remember one thing, in third 5-year plan, there were total 30 projects. And all of those 30 projects, they were fully being financed by the Soviet Union. And in addition to that, Soviet Union was helping Pakistan with the monetary aid, with the fiscal aid, with the political support, with the diplomatical scope. So the matter of fact is, Pakistan was enjoying its friendship with the Soviet Union. And Pakistan also got some advantages over its disputes with India as well. For instance, during 1965 war, Soviet Union remained neutral between Pakistan and India, and because of this reason, Pakistan defeated India. Remember one thing, earlier Soviet Union was having its inclination towards India over Kashmir dispute, and Soviet Union was also helping Afghanistan over its claim in the FATA NWFP of that time and the Northern Balochistan as well. But when Pakistan started to shake hand with the Soviet Union, after that Soviet Union became very friendly towards Pakistan, and it adopted very neutral stance over the Kashmir issue, over the other disputes between Pakistan and India, and Pakistan and Afghanistan. So this is how we remained able to neutralize very big power of the time. And when 1965 war happened, and 1965 war jab pehle 1965 ki jang hui, then what happened, Soviet Union helped Pakistan and India to resolve their conflict neutrally. अपनी जो conflict है उसको neutrally diffuse करें. Or then on the persuasion of the Soviet Union, both Pakistan and India, and they met at Tashkent to resolve the problems arise because of the 1965 war. इस वजह से जो ये जो problems हुए हैं और पाकिस्तान वहाँ पे मिले. अब यहाँ पे very interesting things happened. Interesting things ऐसे इस तरीके से हुई हैं जो कि बताना बहुत ज़रूरी है कि Zulfikar Ali Bhutto was the main architect of this Tashkent Declaration. इन्होंने खुद ये Tashkent Declaration लिखा था, लेकिन after the Tashkent Declaration, this perception was becoming very popular that कि Pakistan has won the war on ground. हमने जंग जीती है ग्राउंड में, लेकिन we lost the war on table. हमने टेबल पे ये जंग हार दी. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान ने in different areas, Pakistan conquered more than hundreds of kilometers of Indian territory during the warfare of 1965. 65 की जंग में पाकिस्तान ने इंडिया के बहुत सारे, बल्कि कई सौ किलोमीटर अंदर तक चला गया था. जैसा कि खेमकरन का सेक्टर के अंदर पाकिस्तान ने पूरा ले लिया था, रन ऑफ कच्छ के अंदर पाकिस्तान ने, और बहुत सारे इलाकों के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया की टेरिटरी पे कब्जा कर लिया था. Now then what happened, and during the Tashkent Declaration, Pakistan surrendered all of these territories to India. सारे की सारी टेरिटरीज इंडिया को दे दी, वापस दे दी. और ये चीज़ इतनी अनएक्सपेक्टेड थी फॉर द इंडियन लीडरशिप दैट इंडियन प्राइम मिनिस्टर था, इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पे उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री, बहुत छोटे कद के थे. और जब उसको ये पता चला कि पाकिस्तान इज़ विलिंग टू सरेंडर इट्स ऑल कंकर टेरिटरीज टू इंडिया, सारी के सारी इंडिया को वापस देने को रेडी है, तो वो खुशी की वजह से उनको दिल का दौरा पड़ा और वो फोत हो गए. खुशी की वजह से उनको ये दिल का दौरा पड़ा कि पाकिस्तान ने सारी की सारी जो ज़मीनें हमसे इकट्ठी की थी, वो पूरी की पूरी जो टेरिटरीज हमारे फतह की थी, वो सारी पाकिस्तान हमें वापस दे रहा है. वजह क्या है इसकी? और वो ताशकंद डिक्लेरेशन, और इसके बाद जब ये और इंडिया ने बहुत सारे ऐसे गांव थे हमारे जिसकी वजह से हमारे ऑक्युपाइड कश्मीर तक एक्सेस होती थी, वो वापस नहीं किए थे 65 के बाद में. ये कोई तकरीबन 150-200 के करीब गाँव बनते हैं जो इंडिया ने 65 की वार में काबू कर लिए थे और पाकिस्तान को वापस नहीं किए थे. जी मोहम्मद हसन कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? सर मैं ये पूछना कि 71 के बाद एक सिमरा एग्रीमेंट हुआ था, उसमें भी इंडिया ने भी हमें सारे इलाके वापस कर दिए थे, तो ऐसे तो वो जंग भी हम जीत गए फिर.
कौन से इलाके वापस कर दिए थे आपके? 90,000 हमारे सोल्जर भी वापस किए थे और ये ऊपर कश्मीर वगैरह के कुछ इलाके भी वापस किए थे। अच्छा बेटा, कौन से, मुझे तो नहीं पता। 90,000 के जो लोग थे वो तो बांग्लादेश ने काबू किए थे, इंडिया ने तो नहीं काबू किए थे, वो तो बांग्लादेश ने। जुल्फकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान। हाँ जी जानी, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तो बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान था जिसको इंटरनेशनली इन्होंने यूज किया, लेकिन वो टेरिटरी तो हमारी थी, वो हमारे लोग वहाँ पे फंसे हुए थे। इंडिया ने तो मुक्ति पाने के बाद अपनी फौजें वापस भेजी, वहाँ पे हमें सरेंडर करना पड़ा, लेकिन ये कोई इंडिया के साथ तो हमारी कॉन्फ्लिक्ट नहीं थी। लेकिन ये है कि 65 की वार के अंदर पाकिस्तान ने अपनी सारी की सारी जो टेरिटरीज थी वो इंडिया को वापस कर दी, और फिर जुल्फकार अली भुट्टो, सॉरी क्यों की थी वापस इंडिया को हमने? क्योंकि पाकिस्तान चाह रहा था और इंडिया चाह रहे थे ऑन द परसुएशन ऑफ द सोवियत यूनियन दैट द एनिमोसिटी बिटवीन दीज स्टेट्स शुड बी रिजॉल्व्ड, और इनमें ख़त्म होनी चाहिए, और इनके दरमियान जो प्रॉब्लम्स हैं दे शुड बी रिजॉल्व पीसफुली। और पाकिस्तान ने ये सारी टेरिटरीज इन ऑर्डर टू रिजॉल्व कश्मीर डिस्प्यूट ये सारी दे दी, लेकिन ताशकंद डिक्लेरेशन से कश्मीर का कोई इशू, कश्मीर का कोई सोल्यूशन बाहर नहीं निकला। और जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने इसके ऊपर फिर जाके ये वापस आए और उन्होंने कहा था कि मैं आवाम को बताऊंगा व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग द ताशकंद डिक्लेरेशन में क्या हुआ, और फिर उन्होंने नहीं बताया क्या हुआ, और उसके ऊपर उन्होंने अपनी सियासी पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रखी 1968 के जुल्फकार अली भुट्टो ने अयूब खान पर इल्जाम लगाया था इसका, और खुद ये उस वक्त क्या थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, एंड ही वाज द मेन राइटर ऑफ द वो खुद राइटर थे उसके ताशकंद डिक्लेरेशन के, इन्होंने खुद लिखा था, और ये कंडीशंस इन्होंने, लेकिन बाद में इन्होंने फिर पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया और अयूब खान के खिलाफ ये नारे लगाने शुरू कर दिए कि आई विल बी टेलिंग द वर्ल्ड के व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग द ताशकंद डिक्लेरेशन, व्हाई पाकिस्तान सरेंडर एवरी टेरिटरी एंड व्हाई पाकिस्तान रिमेन्ड अनएबल टू रिजॉल्व कश्मीर डिस्प्यूट पाकिस्तान क्यों नहीं रिजॉल्व कर पा रहा। तो ये स्लोगन्स के तौर पर, सियासी एजेंडे के तौर पर इन्होंने यूज़ किया अयूब खान के, लेकिन समहाउ देन व्हाट हैपेंड, और तो ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुई। अच्छा, अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए थे इस टाइम के अंदर, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज विलिंग टू हेल्प इंडिया अगेंस्ट चाइना, सो इट वाज गिविंग मैनी थिंग्स टू इंडिया, militarily, economically, politically and diplomatical support as well. So Pakistan relation with the United States of America were not very good. That's why Pakistan was forced to shake hand with the Soviet Union. And when Pakistan decided to shake hand with the Soviet Union, this thing was again not liked by the United States of America. So United States of America imposed sanctions against Pakistan. Embargoes लगा दी, trade खत्म कर दी, aid खत्म कर दी पाकिस्तान की। और 65 की वार के अंदर आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है जब भी कोई जंग होती है किसी भी 2 मुल्कों के दरमियान। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है एमुनेशन चाहिए होता है आपको, दूसरा ऑयल चाहिए होता है जिसके ज़रिए आपकी जो फोर्सेस है वो मूव करती हैं, और तीसरी चीज़ स्पेयर पार्ट्स होते हैं, क्योंकि मुसलसल इस्तेमाल की वजह से स्पेयर पार्ट्स की भी ज़रूरत होती है, अदरवाइज स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल ना हो तो मशीनरी ख़राब हो जाती है। तो पाकिस्तान की जितनी टेक्नोलॉजी थी, दैट वाज ऑल टेक्नोलॉजी टेकन बाय पाकिस्तान फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, and that technology was Western technology, or United States of America in 1965 were imposed sanctions against Pakistan. So then at that time Pakistan requested to the friendly countries, more specifically to China, to help Pakistan in this regard. और फिर चाइना ने ब्लैक मार्केट से और ईरान ने ब्लैक मार्केट से अमेरिकन असला खरीदा और पाकिस्तान को दिया। कहा यह जाता है कि 65 की वार के अंदर इतना ज़्यादा पाकिस्तान के पास असला आ रहा था, हालांकि अमेरिकन ने पाबंदियां लगाई हुई थी कि चकलाला एयरबेस के ऊपर एक जहाज़ फुली लोडेड विद वेपन्स वो नीचे उतरने की कोशिश कर रहा होता था, और फ़ज़ा के अंदर 3-4 जहाज़ नज़र आ रहे होते थे, 5-6 जहाज़ के वो अपनी अप्रोच बना रहे इन ऑर्डर टू लैंड। सो दिस इज़ व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज हेल्पिंग पाकिस्तान। ईरान ने पाकिस्तान को पेट्रोल दिया था फ्री में कि लड़ाई करो और इनसे जीतो, क्योंकि ईरान जो था वो इंडिया के बहुत खिलाफ था उस वक्त। शाह ईरान का ये टाइम था जिसके दौरान ये सारा कुछ हो रहा था। तो पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो अमेरिका के साथ बहुत ख़राब हो चुके हुए थे, सोवियत यूनियन के साथ सही हो रहे थे, और 65 की वार के अंदर हमने वो जो जंग जीती हुई थी ऑन ग्राउंड वो लॉस कर दी हमने ऑन टेबल अकॉर्डिंग टू सम एनालिस्ट। ये इस तरीके से हुआ ये सारी जो चीज़ें।
लेकिन जंग तो खैर हम नहीं जीते थे ग्राउंड के ऊपर. अब जो बार्गेनिंग के अंदर अगर आप लोग अच्छी तरीके से अपने मुल्क का डिफेंड नहीं कर पाए और जो टेरिटरीज जो कंट्री टेरिटरीज थी वो आपने वापस कर दी, तो फिर अब क्या कहा जा सकता है. लेकिन somehow then what happened. अच्छा, देन अब मैंने आपको लोगों के एक कॉन्सेप्ट समझाने की बहुत कोशिश करता हूँ कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नो परमानेंट फ्रेंड नो परमानेंट एनिमी. इस चीज़ को आप लोग इंटरनलाइज कर लें. कोई रिलीजन, कोई एथिक्स, कोई मॉरलिटी, कोई नॉर्म्स, कोई ट्रेडिशन, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है. आपका नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है. अब देखें अमेरिका के साथ पाकिस्तान के कितने ताल्लुकात थे. अमेरिका पाकिस्तान अमेरिका के लिए काम कर रहा था, अमेरिका पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था. दिस इज हाउ द थिंग्स वर गोइंग ऑन. एंड देन इन अक्टूबर 1962 के अंदर जब ये साइनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुई है, साइनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्टार्टेड टू हेल्प इंडिया अगेंस्ट चाइना. और दिस थिंग ये उनके इंटरेस्ट में था और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं था. दैट्स व्हाई पाकिस्तान डिसाइडेड टू चेंज इट्स फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड अडॉप्टेड अ फ्रेंडली पोस्चर टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन, एंड सोवियत यूनियन ओपनली वेलकम पाकिस्तान किया. अच्छा, अब देखिए हर चीज़ की कॉस्ट होती है. कॉस्ट क्या थी? अब ये सारे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने तीन विजिट किए सोवियत यूनियन के. 3 विजिट्स वर बीइंग मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान to Soviet Union, and this is how the things were going on, and Soviet Union was helping socially, politically, culturally, diplomatically in the global politics as well. Lekin then what happened? And in 1968-69, this is a time when there was a conflict going on within the communist world. China भी आपको पता कम्युनिस्ट था, सोवियत यूनियन भी कम्युनिस्ट था, but severe difference emerged between those states on the interpretation of communism. और ये दोनों स्टेट्स एक दूसरे से दूर हो गए, दोनों स्टेट्स एक दूसरे से दूर हो गए. अब सोवियत यूनियन ने इन ऑर्डर टू केटर द चाइनीज थ्रेट एज वेल, चाइनीज थ्रेट को रोकने के लिए सोवियत यूनियन ऑफर्ड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन टू पाकिस्तान. सोवियत यूनियन ने एक ट्रीटी ऑफर की पाकिस्तान को, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, एंड दिस ट्रीटी वाज अगेंस्ट चाइना. पाकिस्तान रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज दिस ट्रीटी क्योंकि ये चाइना के खिलाफ थी. पाकिस्तान वाज ऑफ द ओपिनियन दैट आई एम ऑलरेडी डिसटेस्टेड टुवर्ड्स द ब्लॉक पॉलिटिक्स, सो आई एम नॉट विलिंग टू बी पार्ट ऑफ दिस ट्रीटी. इस वजह से अब देखें 5-6 सालों में पाकिस्तान के सोवियत यूनियन के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात थे. इस बात के ऊपर सोवियत यूनियन बिकेम एंग्री और वो पाकिस्तान से नाराज हो गया क्योंकि पाकिस्तान वाज नॉट विलिंग टू गो अगेंस्ट चाइना और ये ट्रीटी चाइना के अगेंस्ट थी और पाकिस्तान ने इसको इनकार कर दिया. जब पाकिस्तान ने इसको इनकार कर दिया, सोवियत यूनियन बिकेम वेरी अनहैप्पी और उसने पाकिस्तान को मजा चिखाया. वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से. 1971 वार से पहले द सेम ट्रीटी वाज ऑफर्ड बाय सोवियत यूनियन टू इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना. सोवियत यूनियन ने सेम ट्रीटी पाकिस्तान को ऑफर की, इंडिया को ऑफर की अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान, एंड इंडिया बिकेम वेरी हैप्पी और इंडिया ने इस ट्रीटी को एक्नॉलेज किया एंड दैट ट्रीटी was signed between these two countries for 20 years of cooperation. 20 years के लिए cooperation के 20 years के cooperation के लिए. और इस treaty का जो article 7, 8 और 9 थे, those treaties China India used against Pakistan during the 1971 war. वो किस तरीके से यूज किया? हमने खुद भी बंगालियों के साथ अच्छा नहीं किया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी अच्छा नहीं किया. हमने उसको अच्छा नहीं किया, सोवियत यूनियन के साथ बंगालियों के साथ अच्छा नहीं किया था. अपने घर को हमने खुद खराब किया हुआ था. लेकिन द रीज़न इज कि सोवियत यूनियन ने क्या किया, सोवियत यूनियन ने इस ट्रीटी को यूज़ करते हुए इंडिया ने सोवियत यूनियन को पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ किया अंडर द आर्टिकल 9 ऑफ दिस ट्रीटी. और फिर इस वजह से क्या हुआ कि जब जंग चल रही थी तो पाकिस्तान के फ्रेंडली कंट्रीज ने 5th ऑफ दिसंबर को, आपको पता है पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हुआ है 16th ऑफ दिसंबर को. 5th ऑफ दिसंबर जंग चल रही थी और इंडिया फुली इन्वॉल्व हो गया था इन दिस वार. इस वार के अंदर मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व हो गया था बांग्लादेश की सिविल वार के अंदर, और वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ना शुरू हो गया था बांग्लादेश के अंदर, यानी कि ईस्ट बंगाल के अंदर. तो पाकिस्तान के फ्रेंड्स ने इस जंग को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दे प्रेजेंटेड अ रेजोल्यूशन in order to stop the war between Pakistan and India in East Pakistan. लेकिन सोवियत यूनियन came forward and vetoed it और उसको रोक लिया और कहा कि सीज फायर नहीं होनी चाहिए. फिर अगले दिन फिर पाकिस्तानी कुछ फ्रेंड्स ने another ceasefire resolution was being presented by some friendly countries of Pakistan in the United Nations Security Council. Again Soviet Union came और उसको veto कर दिया. और फिर 13 अगस्त को, अभी पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था,
बल्कि सोवियत यूनियन क्या कर रहा था, इंडिया की परसुएशन की वजह से वो टाइम गेन दे रहा था इंडिया को कि आप इसको मुकम्मल तौर पे तोड़ दें। और फिर पाकिस्तानी फ्रेंड्स ने सीज फायर रेजोल्यूशन के लिए एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास की, प्रेजेंट की, और अगेन दैट रेजोल्यूशन वाज बीइंग वीटोड बाय सोवियत यूनियन। यानी तीन दफा रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन को उसने वीटो किया, और इंडिया को टाइम मिला और इंडिया ने सोवियत यूनियन को कहा था कि इसको वीटो को पास नहीं होने देना, वीटो करते जाना, वो रिजेक्ट हो जाती, वीटो करता रिजेक्ट हो जाती, वीटो करता रिजेक्ट होती। एंड दिस इज हाउ इंडिया गेन द टाइम इन ऑर्डर टू डिसइंटीग्रेशन। और अगर ये वीटो ना करता तो पाकिस्तान कभी भी ना टूटता। लेकिन ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि पाकिस्तान वाज ट्रीटी बाउंड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज ट्रीटी बाउंड। अब तो खुल के सोवियत यूनियन पाकिस्तान के खिलाफ आ चुका हुआ था, कम्युनिस्ट आ चुका हुआ था, और ट्रीटी के तहत, सीटो और सेंटो के तहत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज बाउंड टू हेल्प पाकिस्तान। उसने पाकिस्तान को मदद करना था, एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रॉमिस्ड पाकिस्तान टू हेल्प इन दिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वॉर, और अपना 7th एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तान की मदद के लिए भेजा, जो अभी तक समुद्रों में घूम रहा, अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंचा 1971 से लेकर आज तक। और पाकिस्तान इंटेंशनल टूट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। और सोवियत यूनियन, अभी अंदाजा करें कि 30 प्रोजेक्ट्स ऑफ थर्ड 5-year प्लान दे आर फुली बीइंग फाइनेंस्ड। हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, स्टील मिल्स वगैरह के एग्रीमेंट साइन हो रहा है, डिप्लोमेटिकल सपोर्ट कर रहा है, वॉर के अंदर दोनों को साथ लेके चल रहा है, और न्यूट्रल रह रहा है कश्मीर इशू के ऊपर। लेकिन एक इवेंट के ऊपर सोवियत यूनियन गॉट अनहैप्पी विद पाकिस्तान, और उसने पाकिस्तान तोड़ने में सबसे बड़ा अहम किरदार अदा किया। और ये चीज़ पाकिस्तान कभी नहीं भूला, और फिर पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए किरदार अदा किया, जो आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को पता चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि सोवियत यूनियन के साथ दिस इज़ हाउ द रिलेशंस वर गोइंग ऑन। एंड चाइना के साथ हमारा इस टाइम के अंदर बहुत अच्छे ताल्लुकात हुए, क्योंकि चाइना ने 65 की वार में हमारी बहुत मदद की, और ब्लैक मार्केट से ड्यूरिंग द वार एंड आफ्टर द वार produced American weapons from the black market and gave to Pakistan, और पाकिस्तान को उसने दिए। और इसमें फिर अब याद रखिएगा, जैसा कि as I told you in my last class that Pakistan was trying its level best to get the attention of China over the border dispute between Pakistan and India, but between Pakistan and China, but China was not willing to reconcile with Pakistani demands. वो हमारे किसी खत का जवाब नहीं देता। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान wrote a letter in 1958, 1959 as well to China that we should have some border agreement, हमारा border होना चाहिए आपस में, और चाइना उसका जवाब नहीं देता था, because this was the time when the friendship between India and China was at the highest peak थी। और there used to be a फेमस स्लोगन के हिंदू चीनी भाई भाई हैं, और पाकिस्तान के अभी चाइना के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। एंड ड्यूरिंग द अक्टूबर 1962 वार के दौरान व्हेन चाइना रिक्वेस्टेड पाकिस्तान दैट चाइना इज विलिंग टू यूज पाकिस्तानी सॉइल अगेंस्ट चाइना, तो पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने जवाब देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान का सॉरी, आई कैन नॉट अलाउ माई लैंड टू बी यूज्ड अगेंस्ट चाइना। तो इस वजह से फिर चाइना पाकिस्तान की तरफ मबसूल हुआ, और फिर देन वो जो लेटर हमने लिखे हुए थे उसका जवाब दिया कि यस, और फिर एक बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ। उस बॉर्डर एग्रीमेंट के तहत वो इलाका जिसके ऊपर पाकिस्तान का क्लेम नहीं था, उसके अंदर 1900 एंड अराउंड 40 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चाइना गेव टू पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान सरेंडर्ड द एरिया ऑफ 5,300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पाकिस्तान ने चाइना को दिया। तो दिस इज हाउ अ परमानेंट बॉर्डर वाज created between Pakistan and India, and during this phase पाकिस्तान के सोशल इकोनॉमिक कल्चरल शिपिंग वगैरह के साथ ताल्लुकात हुए। PIA started its flight to China, और चाइना से इधर आना शुरू हो गई, और फिर पाकिस्तानी पीपल्स, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पाकिस्तानी प्रेसिडेंट विजिटेड, फॉरेन मिनिस्टर विजिटेड, चाइनीज प्रीमियर एंड चाइनीज पीपल दे विजिटेड, दे स्टार्टेड टू विजिट पाकिस्तान, एंड दिस इज हाउ इस सारे एज के अंदर पाकिस्तान के चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, और यूएस के साथ ताल्लुकात खराब हो गए, सोवियत यूनियन के साथ खराब हो गए, और सारे एज के अंदर क्या चल रहा था। और ये इंडिया के साथ ताल्लुकात तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि क्या चल रहे थे मुस्लिम वर्ल्ड के। और फिर इस दौरान ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस हुआ, एंड सोवियत यूनियन प्लेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और याद रखिएगा उस वक्त तक चाइना के पास वीटो पावर नहीं थी। चाइना वाज ट्राइंग टू हैव द यूनाइटेड नेशन सीट, UN सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वो चियांग काई शेक फार्मूसा ताइवान के पास थी, और अभी तक नहीं थी चाइना के पास। हालांकि चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क था,
اور جو چائنا کی جو سیٹ تھی ویٹو پاور کی جو سیٹ تھی وہ فارموسا تائیوان کے پاس تھی. اگر اس وقت چائنا کے پاس ہوتی تو وہ کچھ نہ کچھ بہترین کردار ادا کرتا. اچھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ ایک تعلقات خراب ہونے کی، سوویت یونین کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان نے چائنا کے پاکستان بیسیکلی کریٹڈ an environment in which the US and communist China they made their diplomatical relations. اور یہ چیز بھی سوویت یونین کو پسند نہیں تھی، اور یہ چیز بھی بالکل اس کو سوویت یونین، اس وجہ سے سوویت یونین ہمارے بہت خلاف ہو گیا وغیرہ وغیرہ. اب جو نیا فیز ہے that is the new phase is all about the bilateralism and non-alignment, and this phase started in 1972 and ended in 1979. اچھا اب میں یہاں تک جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو پڑھائی ہیں اس کے اندر اگر if you want to raise any question, you want to ask anything, please let me know. سر جیسا کہ آپ نے مطلب 1971 میں بنگلہ دیش الگ ہوا سر، یہ ویسے بھی ہونا ہی تھا میرے خیال سے، کیونکہ ایک تو انہوں کا ڈسٹینس ہم سے کافی تھا، کلچر بھی ڈفرینس تھا اور بیچ میں ہاسٹائل کنٹری تھا. لیکن یہ تھا کہ ہم ڈپلومیسی کے طور پہ اس کو سیپریٹ کر لیتے، اس سے اچھا کہ مطلب بلڈ شیڈ کے اندر وہ سیپریٹ ہوا. ایک بات، دوسری بات ہم نے جیسے پہلے یہ بات آپ نے کی اس نے علیحدہ ہونا تھا یہ نہیں ہونا تھا، بھائی ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا؟ پہلے تو کوشچن یہ آتا ہے نا، اگر وہ مضبوط ہوتے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے، اگر ہم ان کے سوشل اکنامک پولیٹیکل کلچرل رائٹس کو اکنالج کرتے تو وہ ہم سے علیحدہ کیوں ہوتے؟ شیخ مجیب الرحمان کو 6 پوائنٹ اگر بناتا اور اگر شیخ مجیب الرحمان کے پوائنٹ اتنے غلط ہوتے تو وہاں کے لوگ اتنے اچھے تھے، ان کو ان کے عوام کو اچھے لگے تو وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو سینٹرل گورنمنٹ تھی یہاں کی، جو ویسٹ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے ان کو سوشلی کلچرلی پولیٹیکلی اکنامکلی ہر لحاظ سے پیچھے رکھا. That's why they started to go away from Pakistan and they took the help from India against Pakistan and they got liberated from us. اگر وہ اب گھر اگر آپ کا مضبوط ہے، گھر کے اندر کوئی پرابلمس نہیں ہے اگر آپ کے، تو ہمسائے کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آپ کے گھر کے اندر پھڑے؟ جب گھر کے اندر پھڈے چل رہے ہوں گے تو ہمسائے پھر انٹروین کرے گا. تو یہی ہوئی. اب وہ آزاد ہونا چاہتا تھا یا نہیں تھا، یا اس نے ہم سے علیحدہ ہونا تھا یا نہیں تھا، اگر وہ مکمل طور پہ مطمئن ہوتے، آج پاکستان دنیا کی سب سے بڑی ریاست ہوتی ہے ان ٹرمز آف پاپولیشن اینڈ ان ٹرمز آف ایریا، اور ہم نے انڈیا کو دونوں طرف سے گھیرا ہوتا، اس سائڈ سے بھی گھیرا ہوتا، اس سائڈ سے بھی گھیرا ہوتا، اور انڈیا بیچ میں سینڈوچ بنا ہوتا. یہ ہماری اپنی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے بنگلہ دیش ہم سے آزاد ہو گیا. اور جو انٹرنیشنل پاورز تھیں they played their important role while disintegrating Pakistan. اور انہوں نے کردار سر سر سیکنڈ کوسچن یہ ہے کہ مطلب جب رشیا نے مطلب اس ٹریٹی کی آفر کی، ٹریٹی آف کوآپریشن کی، تو پھر پاکستان کے پاس مطلب کیا آنسر ہونا چاہیے تھا کہ مطلب چائنا کے ساتھ دیتا یا رشیا کا سائڈ دیتا؟ اچھا دیکھیں، پاکستان نے ٹرانزیشن کیوں لے کر آیا تھا اپنی فارن پالیسی میں؟ کیونکہ پاکستان واز ناٹ ولنگ ٹو بی پارٹ آف بلاک پولیٹکس اینی مور، اور پاکستان سب کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتا تھا. اب پہلے امریکہ کے ساتھ ہم نے سائن کیا، اس کی کاسٹ بھی، اب سوویت یونین کے ساتھ بھی کوئی ٹریٹی سائن کر لیتے، اور چائنا کے ساتھ تو ہمارے تعلقات ویسے ہی بہت اچھے تھے. 65 کی وار میں جیسے اس نے ہماری مدد کی تھی، نہیں تو ہم جنگ ہار چکے ہوتے، امریکہ نے تو پابندیاں لگا دی تھی، تو ہم کیوں جاتے چائنا کے خلاف؟ یہ ایک بڑا پراگمیٹک چیز تھی. ڈپلومیٹکلی بھی اگر اس کو سپورٹ دیکھنے کی کوشش کرتے، لیکن چانس ہمارا یہی ہونا تھا. اور سوویت یونین نے ناراض ہو گیا ہم سے. اب کیا ہم چائنا کو بھی اپنا دشمن بنا لیتے؟ سوویت یونین پہلے دشمن، اور سوویت یونین پولر بیئر ہے. بیئر جو بیئر ہوتے ہیں نا وہ انریلائبل ہوتے ہیں، اور وہی کیا انہوں نے ہمارے ساتھ، کیونکہ ان کا جو نیشنل سمبل ہے وہ پولر بیئر ہے، بیئر ہے ان کا. ابھی میں نے آپ کے گروپ کے اندر ایک کتاب بھیجی ہے، وہ پڑھیں آپ لوگ، بیئر ٹریپ. 71 کے اندر جیسے اس نے ہمیں توڑا، پھر ہم نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا وہ دنیا نے بھی دیکھا. اور اس نے تو ہمارا ایک ٹکڑا کیا تھا، ہم نے اس کے 16 ٹکڑے کیے. 16 ٹکڑے کیے ہم نے اس کے. وہ پڑھنے کے قابل ہے، آپ لوگ پڑھیں اس کو ذرا دیکھیں. ہمارے سر 1971 میں یو ایس آر نے سر جو ویٹو پاور اپنی یوز کی تھی، سر کس پوائنٹ پہ کی تھی؟ مطلب کیا ایشو تھا سر؟ وہ سیز فائر نہیں ہونی چاہیے. ہاں، انڈیا اور پاکستان کے درمیان سیز فائر نہیں ہونی چاہیے. جنگ بندی اگر ہو جاتی تو ایسٹ پاکستان کرائسس نہ ہوتا. وہ اس نے پوری کوشش کی جنگ جاری رہے، اور ہمارے ملک کے اندر تو یہ خان جیسے گندے لوگ حکمران تھے، اور نہ ان کو وہ اپنے ذاتی مفاد کو پروٹیکٹ کرتے تھے، قومی مفاد کو سیکریفائز کر رہے تھے، تو ملک کا بیڑا غرق ہونا ہی تھا. اور پھر غیروں نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا. اچھا بیٹا اب آگے چلتے ہیں. سر 3 دفعہ کیا تھا نا 3 ریزولوشنز پیش ہوئی، تینوں دفعہ، اور پھر چوتھی مرتبہ خود ریزولوشن پاس کی سیز فائر کی. اس وقت پاکستان ٹوٹ چکا تھا. اوکے سر.
अच्छा, अब आते हैं बायलैटरलिज्म. बायलैटरलिज्म स्टार्टेड इन 1972. जी जी बेटा सर बताइए. फिर इसका क्या मकसद था सर? चौथी बार कुछ सीज फायर अपील की थी उन्होंने. तो अब फिर बाकी मानदा पाकिस्तान के अंदर भी तो जंग छिड़ जानी थी ना. इंडिया तो चाह रहा था ये पाकिस्तान भी ले जाए हमसे. जो ईस्ट पाकिस्तान लिया उसने, वो चाह, अब वो इस तरफ आ रहा था, इस पार्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, और जंग और फैलनी थी. और इंडिया तो इसको भी तोड़ना चाह रहा था, इस पाकिस्तान को भी उस वक्त. और पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान की नेशन मुकम्मल तौर पर डिमोरलाइज थी. अच्छा, थैंक यू. ओके, अब आगे चलते हैं. Bilateralism, remember one thing, as I told you, that every new phase is basically a reaction to the previous phase. So we started our travel with the independent foreign policy, then we went for the alignment, then we went for the transition, and now in the fourth phase we are coming up with the new feature of Pakistan foreign policy that was based on bilateralism and non-alignment. Why we adopted bilateralism? Rather, first we have to understand what is meant by bilateralism. Bilateralism ka matlab hai, we are not against any state. We would be cooperating on the areas of our common interest, and we would be avoiding conflict on the areas of our conflict of interest. So Pakistan decided to shake hand with the Soviet Union, with the United States of America, with all the nations of the world. Means bilaterally, Pakistan was not willing to be part of any politics now. Pakistan was not willing to part of any bloc politics now. Pakistan wanted to have its relations on the basis of bilateralism. Means the jin bhi mamalik ke saath Pakistan was having its relations, Pakistan wanted to create on the basis of bilateralism. In jo aapka interest hai, jahan pe hamara interest, both they get in coincide, we have to cooperate. And if we see that there is a conflict going on, then we have to avoid the conflict, and we have to resolve that conflict through the peaceful means, the bilateralism. The second thing is non-alignment. Remember one thing, non-alignment means the world was divided into three poles. One was the US pole, the other was the Soviet pole, and the third pole was also existing. Means the third block was also existing. US block, the Soviet block, and the third block was non-alignment. Means it was a group of countries which were not willing to be part of any bloc. They wanted to remain neutral, non-aligned, as the name is suggesting, non-aligned. किसी के साथ भी नहीं है, we are neutral. और इस phase के अंदर आके Pakistan decided to go for the non-alignment. You remember one thing, Pakistan at times was the main flag bearer of the non-alignment. When Pakistan joined in 1954 the C2 and CENTO, then India expelled Pakistan from the non-alignment and became the leader of the non-alignment. और वो नॉन अलाइनमेंट का हेड बन के, उसका बड़ा बन के बैठ गया. अब आगे चलते हैं. तो अब इसका मतलब क्या है कि व्हेन पाकिस्तान वाज विलिंग टू बिकम अ नॉन अलाइनमेंट, तो इसका पाकिस्तान के जितने अभी तक ट्रीटी जो पाकिस्तान ने साइन की थी वो पाकिस्तान छोड़ेगा तो फिर इसका मेंबर बनेगा. तो इसी वजह से in 1972 Pakistan decided to quit its membership of Commonwealth, and then in the same year in 1972 Pakistan also decided to quit the membership of CETO. CETO को भी छोड़ दिया, कॉमनवेल्थ को भी छोड़ दिया. और फिर इस वजह से फिर पाकिस्तान ने अमेरिकन ब्लॉक में होने की वजह से देयर वर मैनी कंट्रीज व्हिच वर नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमेटिकली बाय पाकिस्तान, जिसमें से नॉर्थ कोरिया था, नॉर्थ वियतनाम था, ईस्ट जर्मनी था. ये कंट्रीज एग्जिस्ट करते थे उस वक्त, एंड दीज कंट्रीज वर नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान on because of the pressure of United States of America. अब यहाँ पे we decided to quit the CETO, and then we recognized these three countries diplomatically. और इसके अलावा there were many regions and many countries of the world which were not having any diplomatic relations or economic relations with Pakistan, जिसमें से ईस्टर्न यूरोप हो गया, यूगोस्लाविया हो गया, रोमानिया हो गया. ये अफ्रीका के कंट्रीज हैं, साउथ सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं, और एशिया के कंट्रीज हैं. ये इन कंट्रीज के साथ पाकिस्तान was not having very cordial relations. So in this phase Pakistan was basically trying to explore friends. Pakistan friends को explore कर रहा था और इन countries के साथ diplomatical, social, economic, political, cultural base के ऊपर relations create कर रहा था. और फिर then what happened in 1976 Pakistan participated in the NAM summit as an observer के तौर पे शामिल हो गया. And then in 1979 Pakistan decided to quit the membership of CENTO as well. जैसे ही CENTO की membership छोड़ी, the same day, I mean in the same year Pakistan became a member of the non-alignment. तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि in this phase Pakistan was basically trying to explore friends, Pakistan was trying to make more and more friends, Pakistan was trying to
create its diplomatical economic relations with all the nations of the world on the basis of the commonality of interest, and if there were any conflicting areas, I mean there was some conflict of interest going on between Pakistan or any other states, so both of the countries, Pakistan was willing to resolve conflicts with those countries bilaterally resolve करना चाहता था पाकिस्तान इस चीज को। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। लेकिन द मैटर ऑफ फैक्ट वाज, सिचुएशन क्या थी कि ईस्ट पाकिस्तान हो चुका हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस हो गया था, बांग्लादेश नया मुल्क बन गया था। 92 के करीब 90,000 के करीब जो लोग थे, दे वर बीइंग मेड प्रिजन ऑफ वार। 90,000 के करीब जो लोग थे वो POW यानी कि जंगी कैदी बना गए थे, प्रिजनर ऑफ वार इसको कहते हैं, प्रिजनर ऑफ वार। और इनमें से 192 कंट्रीज जो थे वो हाई प्रोफाइल लोग थे, जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे, जिसमें से चीफ मिनिस्टर्स थे, गवर्नर्स थे, जनरल्स थे, ब्रिगेडियर्स थे, डिफेंस सेक्रेटरीज थे वगैरह वगैरह, ये इंतहाई हाई प्रोफाइल लोग थे। एंड बांग्लादेश वाज नॉट विलिंग टू रिलीज देम। अब क्वेश्चन था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से टूटा था, अब इसको रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं करना बांग्लादेश को। तो इस दौरान जुल्फकार अली भुट्टो ने 1974 को पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामिक समिट बुलाई और उसके अंदर शेख मुजीबुर रहमान को भी बुलाया। और उस जमाने में ये वो दौर था जिसमें कर्नल कज़ाफ़ी पूरी दुनिया के मुसलमानों का हीरो था, शाह फैसल पूरी दुनिया के मुसलमानों का हीरो था। और लीबिया का कर्नल कज़ाफ़ी, शाह फैसल सऊदी अरेबिया का, और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फकार अली भुट्टो, ये 4-5 लीडर ऐसे थे जो पूरी दुनिया के मुसलमानों को रूल कर रहे थे। और रूल क्या कर रहे थे, मतलब उनके एस्पिरेशंस को कंट्रोल करते थे। और कर्नल कज़ाफ़ी जो लीबिया का था, ही वाज वेरी फेमस इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, पाकिस्तान में था। और तो जुल्फकार, बड़ा ड्रामेटिक एक इवेंट हुआ था जिसमें ये बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया गया था। वो ड्रामेटिकल इवेंट इस तरीके से हुआ था कि कज़ाफ़ी स्टेडियम, जो कि कर्नल कज़ाफ़ी के नाम पे रखा गया, उससे पहले इसका नाम था लाहौर नेशनल स्टेडियम इसका नाम था। और ये 1974 में यहाँ पे एक जलसा हुआ था, और उस जलसे के अंदर कर्नल कज़ाफ़ी ने पाकिस्तानी कौम से बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करवाया था। और जैसे ही बांग्लादेश से रिकॉग्नाइज हुआ था तो बांग्लादेश की रिकॉग्निशन हुई, तो उसने जितने भी POWs थे वो छोड़ दिए थे, और 192 के करीब जो हाई प्रोफाइल पाकिस्तानी कैदी थे उनको भी उसने छोड़ दिया था। और बड़े ड्रामेटिकल अंदाज के अंदर ये रिकॉग्नाइज किया था, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग थे वो जैसे भुट्टो को पूछते थे वैसे ही कर्नल कज़ाफ़ी को पूछते थे। खैर भुट्टो के मुखालिफ भी बहुत थे पाकिस्तान में, लेकिन कर्नल कज़ाफ़ी को कोई मुखालिफ नहीं था। तो बड़ा ये ज़रा गूगल कीजिए, आप लोगों को पता चलेगा कि हाउ पाकिस्तान रिकॉग्नाइज बांग्लादेश and how Colonel Qaddafi played very important role in this। याद रखिएगा, पाकिस्तान के बनाने में, पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम बनाने में भी कर्नल कज़ाफ़ी ने बहुत अहम किरदार, इसने ना सिर्फ फंड दिए थे, अमेरिका ने तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दी थी 70s के अंदर, क्योंकि इंडिया ने 1974 के अंदर इंडिया एक्सप्लोडेड इट्स फर्स्ट एवर न्यूक्लियर डिवाइस। और एट दैट टाइम पाकिस्तान की गवर्नमेंट में जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे, भुट्टो साहब ने ये नारा लगाया था कि वी वुड बी ईटिंग ग्रास बट वी वुड बी मेकिंग आवर ओन न्यूक्लियर डिवाइस, हम अपना न्यूक्लियर बम बनाएंगे, यानी हम घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। लेकिन एट दैट टाइम वाज व्हाट हैपनिंग, उस वक्त क्या चल रहा था, इंडिया तो पहले उसने ईस्ट पाकिस्तान कराया था, बम बना लिया था, न्यूक्लियर बम बना लिया था, वो कहता था पूरे का पूरा पाकिस्तान तोड़ देंगे, अपनी धरती माता को इकट्ठा कर लेंगे हम। तो इस तरह ये सारा कुछ इस तरह की वो बातें कर रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तान में क्या हो रहा था, पाकिस्तान के अंदर तो एनवायरनमेंट बड़ा खराब चल रहा था। जी हसन, क्या कह रहे हैं बेटा? ये कर्नल कज़ाफ़ी को इसका क्या फायदा हुआ था? वो मुस्लिम दुनिया का बड़ा, और जुल्फकार अली भुट्टो का बड़ा दोस्त था वो, और उन्होंने हेल्प किया पाकिस्तान के मसाइल को निकालने के अंदर। अदरवाइज पाकिस्तान की कौम तो बांग्लादेश को मान ही नहीं रही थी किसी भी सूरत में। और लेकिन अब वो बड़ा ड्रामेटिक है, मैं मिसाल दे के बताता हूँ कि बड़ा प्लान किया हुआ था इन लोगों ने, जुल्फकार अली भुट्टो ने भी, और कर्नल कज़ाफ़ी ने वहाँ पे तकरीर की, और तकरीर के अंदर उसने कहा कि कौमें बढ़ती हैं, गुजरती हैं, इस तरह की बातें की कि कौमें टूट जाती हैं, बढ़ती रहती हैं, आगे चलना चाहिए। तो एक रायनामा तैयार करने के बाद, एक एनवायरनमेंट तैयार करने के बाद कहता हुआ ना वो शुड रिकॉग्नाइज, हमें कि आप मान लेना चाहिए बांग्लादेश को। तो कहते हैं लाखों का मजमा था, कर्नल सारों के अंदर सांप सूंघ गया, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई। और फिर दोबारा उसने पूछा कि हमें मान लेना चाहिए, तो जुल्फकार अली भुट्टो ने 3-4 जियालों को अंदर भेजा मजमे में। तो मजमे में जब तीसरी मरतबा उसने पूछा तो जियाले जो 3-4 इधर उधर चले गए थे, उन्होंने कहा हाँ हमें कबूल है। जब उन्होंने उनको देखा देखी सारे मजमे ने कह दिया, और फिर उन्होंने वहाँ पे बड़ा ड्रामेटिकल अंदाज के अंदर बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करवाया गया था, और फिर पाकिस्तान ने ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, और बड़ा ड्रामा हुआ था। और
दिस इज़ हाउ ये सारी चीज़ें रिकग्नाइज हुई। और फिर उसने, अच्छा याद रखिएगा, ये जो 90,000 कैदी थे ये सारे के सारे फौजी नहीं थे, इसमें कोई 35-36 हज़ार के करीब फौजी थे, बाकी सारे सिविलियन थे। तो 35-36 हज़ार के करीब सिर्फ फौजी थे हमारे पाकिस्तान के, सारे फौजी ये 90,000 के करीब जो लोग थे ये सारे फौजी नहीं थे। खैर अब मैं आपको मिसाल दे, आगे चलते हैं। और फिर अब इस वक्त Soviet Union played very important role in the disintegration of Pakistan. But after the East Pakistan crisis, Pakistan was also willing to shake hand with Soviet Union. लेकिन जो जख्म दिया था वो इतनी जल्दी तो नहीं भरना था, वो इतनी जल्दी कैसे भर जाता, और वो भरना भी तो फिर हम इसको भूले नहीं, और हमने फिर वो कुछ किया जो फिर उसने भी हाथ सारी जिंदगी अब जख्मों को चाटता रहा, दुनिया का दूसरा सुपर पावर तोड़ने के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया। अच्छा खैर जो बात है मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान वाज आल्सो विलिंग टू शेक हैंड विद द सोवियत यूनियन, पाकिस्तान वाज आल्सो विलिंग टू amend and re-amend its relations with India as well, और उसके साथ भी ताल्लुकात बेहतर कर रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी इस तरह का था। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1972-74 के अंदर सोवियत यूनियन के दौरे भी किए इन ऑर्डर टू रिक्रिएट द ओल्ड एनवायरनमेंट। लेकिन पोलर बियर आपको पता बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, और वो बियर आपको पता किसी का भी नहीं होता, और ये उनका नेशनल करैक्टर है। इंडिया के साथ ताल्लुकात हमारे ख़राब हुए, और फिर अमेरिका के साथ तो ताल्लुकात हमारे बदतरीन हो गए, यानी कि अमेरिका ने 71 में हमारा कोई मदद नहीं की, हमने सारी फिर मेंबरशिप छोड़ दी। जब ये मेंबरशिप छोड़ी फिर हालांकि हमने चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर कराने के अंदर भी बड़ा अहम किरदार अदा किया, फिर भी अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात, हमने ये ऐलान किया कि हम वी विल बी ईटिंग ग्रास बट वी विल बी मेकिंग आवर ओन न्यूक्लियर डिवाइस, हम अपना न्यूक्लियर डिवाइस बनाएंगे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आई, और हमने फ्रांस के साथ हैवी वाटर यूरेनियम एनरिचमेंट प्लान लेने की कोशिश की, उसने कैंसिल करवा दिया। हमने यूरोप के दूसरे ममालिक से हैवी वाटर खरीदने की कोशिश की, वो सारी डीलें कैंसिल करवा देता था, वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बनाए। तो इस टाइम पे जब कोई भी दुनिया का जो मुल्क है वो मदद नहीं कर रहा था, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फिर यूज़ किया किसको, कर्नल कज़ाफ़ी को, और कर्नल कज़ाफ़ी ने दुनिया के ममालिक से समंगल करके हैवी वाटर और इंस्ट्रूमेंट्स भेजे, जो कि फिर रेगिस्तानों से गुजरा, अफ्रीका के रेगिस्तानों से, मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों से होते हुए ईरान के रेगिस्तानों से, फिर पाकिस्तान के अंदर, फिर पाकिस्तान ने ये बनाया। पूरी दुनिया को यही पता था कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कोई एटम बम नहीं है, अमेरिका ने सारी डीलें खत्म करवा दी हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अंदर ही अंदर चीजें ब्लैक मार्केट से खरीदे। कर्नल कज़ाफ़ी ने फंडिंग दी थी पाकिस्तान को बम बनाने के लिए, पैसा दिया था, और ये फिर जब कदीर नेटवर्क सामने आया जिसको कहते हैं डॉक्टर एक्यू खान, अब ये उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है मैं कुछ नहीं कह सकता, आप लोग खुद इसको पढ़ें, आप लोगों को पता चलेगा। तो लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तानी कौम का हीरो था, वो हीरो है, वो हीरो रहेगा। हमने जो कुछ भी हीरो के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो कभी भी कौम अपने हीरो बनाना बंद कर देगी और सारे बुज़दिल पैदा हुआ करेंगे। अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान का हीरो है, हम उसको अपने दिल जान से अजीज रखते हैं। लेकिन जब ये कदीर नेटवर्क का प्रोपेगेंडा चल रहा था, उसके अंदर फिर कर्नल कज़ाफ़ी का जो बेटा था सैफुल इस्लाम, उसने बताया था कि हाउ वी हेल्प पाकिस्तान टू मेक द बॉम्ब बनाने में कैसे मदद की, और इसका नेटवर्क किस तरह चल रहा था, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। अच्छा खैर, अब फिर क्या हुआ, अमेरिका ने जनाब हमारी सारी एड बंद कर दी, सैंक्शंस लगा दी, मैंने पाबंदियां लगा दी, एम्बार्गोस लगा दी हमारे ऊपर, और पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बदतरीन स्टेज पे पहुंच गए बाय 1977 और 78 के अंदर। और फिर जिमी कार्टर अमेरिकन प्रेसिडेंट था, उसने एशिया का विजिट किया, पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, मतलब, और इसके खिलाफ पाकिस्तानी नौजवानों के अंदर बहुत गुस्सा था, पाकिस्तान कौम के अंदर बड़ा गुस्सा था, गवर्नमेंट में भी बड़ा गुस्सा था कि ये अमेरिका पाकिस्तान के साथ कर क्या रहा है। तो इस गुस्सा फिर निकला किस अंदाज में कि 79 के अंदर अमेरिका की एम्बेसी थी इस्लामाबाद के अंदर, वो एम्बेसी जला दी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने और कॉलेज स्टूडेंट्स ने, और उसके अंदर कोई भी अमेरिकन नहीं मरा था, मरे तो सारे बेचारे जो भी मरे थे पाकिस्तानी मरे थे। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक्त इतने हालात ख़राब थे पाकिस्तान के अमेरिका के साथ, इतने बदतरीन हालात थे, और अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई थी, हमारे जहाज़ जो हमें देने थे वो रोक लिए, फंड्स रोक लिए, एड रोक ली, हमारी सपोर्ट नहीं कर रहा था, पाबंदियां लगा दी हमारे ऊपर, और ये हालात हमारे इतने ख़राब हो गए थे 79 के अंदर। और लेकिन मुस्लिम ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे,
कितने अच्छे थे ये मैं मिसाल देता हूँ। 1970s और 80s के अंदर सऊदी अरब की करेंसी के अंदर उर्दू में भी लिखा होता था अगर 1 रियाल है तो उसके ऊपर उर्दू में भी लिखा होता था 1 रियाल, क्योंकि सऊदी अरब की मईशत को खाना काबा की हिफाजत के लिए ईरान और पाकिस्तान पैसे दिया करते थे। ये सऊदी अरब हमारे ऊपर इतना डिपेंडेंट था और उनकी सिक्योरिटी के लिए हम ये कुछ करते थे। अब सऊदी अरब ने इंडिया के साथ जाके पिंगे बढ़ा रहा है क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट उनका चेंज हो गया, लेकिन उनकी करेंसी के ऊपर फारसी के अंदर और उनकी करेंसी के अंदर उर्दू में भी लिखा होता था। जहाँ पे अरबी में लिखा होता था ना 1 रियाल, वहाँ पे उर्दू में भी 1 रियाल लिखा होता था और फारसी में भी 1 रियाल लिखा होता था। तो ये उनकी करेंसी के ऊपर इतना इम्पैक्ट था हमारी फॉरेन पॉलिसी का, और हम इतना सऊदी अरब को और गल्फ स्टेट्स को साथ लेके चलते थे। जब उनका आयल निकला वो तो ज़्यादा इस तरह की हो गया। अब ये मोहम्मद बिन सलमान को क्या पता कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और कैसे उनको प्रोटेक्ट किया हमेशा दुश्मनों से। अब वो नौजवान है बेचारा 35-36 साल को, उसको पता ही नहीं है इन चीज़ों का, और वो अपने जो दिल में आ रहा है वो कर रहा है और हालात पाकिस्तान के ख़राब कर रहा है पाकिस्तान के साथ। तो लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड के साथ पाकिस्तान का, अब देखो कर्नल कज़ाफ़ी के साथ क्या हुआ, शाह फैसल को कत्ल कर दिया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हैंग कर दिया गया, और जो इस तरह के जो और बड़े जो मुस्लिम ममालिक के लीडर्स थे वो भी सारे के सारे मार दिए गए। और लेकिन पाकिस्तान उस वक़्त मुस्लिम दुनिया का लीडर बन के उभरा था। ये वो टाइम है और मुसलमान ममालिक के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात बहुत अच्छे थे। गल्फ़ स्टेट्स के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ, फार ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ के साथ डिप्लोमेटिकल सपोर्ट थी। इस्लामिक समिट हुई थी पाकिस्तान के अंदर बाकायदा, उस समिट के अंदर हमने क्या किया था, हमने मुसलमान ममालिक की समिट बुलाई। पूरे मुसलमान ममालिक की दुनिया के ममालिक ही हमारे पास आए थे और इन्होंने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। और उसी की याद में आप लोगों को पता है ये जो असम्बली है हमारी पंजाब असम्बली, उसके सामने जो यादगार बनी हुई है ये उसी दौर की यादगार बनी हुई है। तो कहने का मतलब ये है, अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ से शुरू किया हमने। अमेरिका के साथ, अमेरिका ने इंडिया को हेल्प करना शुरू कर दिया, हम सोवियत यूनियन के पास चले गए, सोवियत यूनियन ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन एक ट्रीटी साइन ना करने की वजह से क्या हुआ, वो हमारे खिलाफ हो गया। और वही ट्रीटी उसने इंडिया को ऑफर की, उसी ट्रीटी को इंडिया ने हमारे खिलाफ यूज किया और पाकिस्तान को तोड़ा और 3 मरतबा वीटो किया। अगर वीटो ना करता तो पाकिस्तान शायद ना टूटता। ये हुआ और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीऑर्गेनाइज किया बायलैटरलिज्म की बुनियाद के ऊपर, और पाकिस्तान वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लिए पाकिस्तान की को जितने भी ट्रीटीज थे इसके, पाकिस्तान वाज सपोज्ड टू क्विट द मेंबरशिप ऑफ NATO, Pakistan was supposed to quit the membership of CETO and CENTO and other, and that's why Pakistan decided to quit the membership of Commonwealth, CETO and CENTO, and then this is how Pakistan became a part of non-alignment movement. And then East Pakistan crisis happened. The biggest problem was how to recognize Balochistan, how to recognize Bangladesh को कैसे recognize करना, and this thing was very carefully and diplomatically being handled by the Zulfikar Ali Bhutto with the personality of Colonel Qaddafi, and Colonel Qaddafi made a जलसा किया था बाकायदा कर्नल कज़ाफ़ी स्टेडियम। इसी वजह से लाहौर का स्टेडियम का नाम चेंज होकर कज़ाफ़ी स्टेडियम रखा गया इसी वजह से, और वहीं पे पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया था, बाद में ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज किया। बच्चों मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर। ये जो सारे जो मामला था, और फिर अमेरिका के पाकिस्तान के साथ कितने बुरे ताल्लुकात, उसने इंडिया वाज विलिंग टू टेक ओवर द होल, ये भी पाकिस्तान लेके जाना चाहता था। फिर सीज फायर हुई, उस सीज फायर रोकी गई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी अपना किरदार अदा किया, इंडिया को परसुएड किया, जंग बंदी हुई, और फिर 74 के अंदर इंडिया एक्सप्लोडेड इट्स फर्स्ट एवर न्यूक्लियर डिवाइस, एंड दैट न्यूक्लियर डिवाइस के ऊपर जोन में आके, आपको पता है इंडिया के हाथ में जब भी कोई चीज़ आती है वो कपड़ों से बाहर हो जाता है, यानी कि अपने आप को पटाखा समझना शुरू हो जाता है, और वो यही कुछ करता रहा। और वो कहता था कि वी वुड बी टेकिंग ओवर द होल पाकिस्तान एज वेल, हम वी वुड बी गोइंग फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ आवर धरती माता, अपनी धरती माता को यूनिफाई करेंगे। और फिर उस जमाने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो केम अप विद द आइडिया दैट वी वुड बी ईटिंग ग्रास नो मैटर व्हाट हैपेंस, बट वी वुड बी मेकिंग आवर ओन न्यूक्लियर डिवाइस। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दोस्तों को पूरी दुनिया से बुलाया, फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को लेकर आए, फिर ब्लैक मार्केट से हैवी वाटर खरीदा, इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे, और दिस इज हाउ पाकिस्तान मेड। रिमेंबर वन थिंग, ये बात कब कर रहा हूँ मैं, 1976 की बात कर रहा हूँ, एंड विद इन 5 years पाकिस्तान इन 1981 पाकिस्तान वाज हैविंग इट्स ओन न्यूक्लियर बॉम्ब, हमने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था बाय 1981, एंड 83 के अंदर वी वर रेडी टू एक्सप्लोर इट, और हमारे चागी के अंदर टनल्स बन चुकी हुई थी उसको टेस्ट करने के लिए, लेकिन वी वेटेड फॉर दिस टाइम when India was willing to take over the whole Pakistan in 1998.
then we exploded in order to stop India. ये हमारा strategic decision था और हमने 81 के अंदर बनाया. 83 के अंदर एक book publish हुई थी, the name was by CIA के कुछ agents थे, they were acting the role of a journalist और वो CIA journalist थे basically. They wrote a book, उसका नाम था The Islamic Bomb, and उसके अंदर लिखा था कि पाकिस्तान has already made its own nuclear device, and they gave the tentative time that Pakistan has made its nuclear device by 1980 or 81. और ये उस किताब के अंदर लिखा गया था. और America tried its level best to stop Pakistan from making the nuclear bomb, but we made it. We never compromised over it. And Pakistan relations with Soviet Union, Pakistan relations with China, Pakistan relations with Muslim world, Pakistan relations with United States of America. Transition के अंदर I have already discussed with you guys. If you want to raise any question, please let me know now. जी बेटा काशिफ. सर जैसे कि आपने अभी पहले मतलब लेक्चर के बीच में कहा था कि बायलैटरल जो वर्ड आपने यूज किया था, सर इसके अंदर तो ये आपने कहा था कि दुश्मनी खत्म और फ्रेंडशिप हर कंट्री के साथ. सर बेसिकली सर ये तो हो ही नहीं सकता ना. नहीं मैंने कहा बोला दुश्मनी खत्म. मैंने कहा we would be cooperating. Pakistan decided to cooperate with all the countries of the world on the basis of the commonality of interest. जहाँ पे उनके मुफादात सेम हैं, वहाँ पे they would be cooperating. And where they would be finding the conflict, they would be avoiding the conflict. ये बोला. दुश्मनी खत्म कहाँ बोली? दोस्ती कर लो, दुश्मनी खत्म कर लो, ये तो नहीं बोला मैंने. नो सर, आपने सर वैसे फ्रेंडशिप के वर्ड्स थोड़े यूज किए थे तो इसलिए हाँ, फ्रेंडशिप मेरा मतलब क्या है? हाँ जी बताइए सर. दूसरा है डॉक्टर अब्दुल कदीर जो पाकिस्तान ने साइन ने की थी सर और इंडिया ने साइन की थी जी सर, वो टेरिटरी बताइएगा सर. ट्रीटी बेटा. यस सर. ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन. ये ट्रीटी सर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कब लाया गया था पाकिस्तान में? बेटा उसी जमाने में 75-76 के अंदर वो ले आए थे पाकिस्तान में. बल्कि शायद कट ऑफ टाइम तो मुझे सही क्लियर नहीं है, लेकिन इस दौर में कदीर साहब आए थे तो पाकिस्तान ने अपना एटम बम बनाना शुरू किया था. अब चेक कर लें वो कब आए थे, सही डेट मुझे पता नहीं याद, कट ऑफ टाइम नहीं मुझे सही याद, आप चेक कर लें. सर ये जो कहते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ने लिबिया को भी दिया था, ईरान को भी दिया था, ये बात सही है? हाँ, ये बातें मशहूर हैं कि ईरान के न्यूक्लियर बम बनाने में पाकिस्तान ने बड़ी मदद की. उसकी वजह क्या है कि क्योंकि एक जमाने में लीबिया वाज आल्सो गोइंग फॉर द यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट और ईरान वाज आल्सो ट्राइंग टू यूरेनियम. तो इन सब का क्या था आपस में, ये जो मॉडल थे यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट के, ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट, पाकिस्तान का यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट और लीबिया का, ये सारे सेम मॉडल के थे. तो इससे ये बात पता चली कि पाकिस्तान ने तो पहले ही बना लिया था न्यूक्लियर बम, तो बाद में इन लोगों ने बनाया, तो इसका मतलब पाकिस्तान ने इनको दिया, क्योंकि उनके जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट का जो मॉडल था वो पूरा पाकिस्तानी था. तो इसलिए ये बातें शुरू हुई हैं कि पाकिस्तान ने लीबिया को दिया, पाकिस्तान ने ईरान को दिया. जी शहरियार बेटा. मतलब ये लीबिया के पास है अभी? नहीं, लीबिया ने डिसमेंटल कर दिया था बहुत पहले, और उसके बाद तो आपको पता है लीबिया के कर्नल कज़ाफी के साथ क्या हुआ. अब वहाँ पे सिविल वॉर चल रही है, बड़े गरक हैं. जी. कितनी मुस्लिम स्टेट्स जो हैं वो न्यूक्लियर पावर्स हैं? एक बेटा, पाकिस्तान सिर्फ. तो सर आपने कहा कि ईरान भी और दूसरा लीबिया भी. इन्होंने बनाया नहीं, रोक लिया अपने आप को. अच्छा, बनाया नहीं. जी बेटा. ऑफिशियली एक ही है सर, अब पाकिस्तानी है बस. जी बेटा. और सर ये आपने बताया कि जुल्फकार अली भुट्टो और कर्नल कज़ाफी काफी हिट हो गए थे मुस्लिम दुनिया में. तो सर आपको क्या कोई और मुस्लिम लीडर नजर आ रहा है जो दोबारा से मुसलमानों को यूनाइट कर देगा? नहीं बेटा, महातिर मोहम्मद हैं, तैयब अर्दोगान हैं, इमरान खान है आज के दौर में, इसके अलावा भी मोहम्मद बिन सलमान है, शाह अब्दुल्ला है. अब ऐसा शाह फैसल, कर्नल कज़ाफी और जुल्फकार अली भुट्टो जैसे टावरिंग पर्सनालिटी पूरी इस्लामिक दुनिया में इस वक्त कोई भी नहीं है. लेकिन सर तुर्की के वो है ना, अर्दोगान है ना तुर्की के, वो तो यानी कोशिश तो वो कर रहे हैं. जी बेटा, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उस पाए का नहीं है जिस पाए के ये लीडर्स थे. ठीक है ना. सर इमरान खान के बारे में आपका क्या ख्याल है? बेटा इमरान खान ने बहुत सारे मामलात में कंप्रोमाइज़ करके अपनी रेप्यूट को और अपने मामलात को ख़राब किया है, और इस्लामिक दुनिया डिवाइड हो गई है. जुल्फकार अली भुट्टो की कामयाबी ये थी कि उसने सारी मुसलमान दुनिया को इकट्ठा कर लिया था.
عمران خان پوری دنیا کو اکٹھا نہیں کر پا رہا. اب دیکھو سعودی عرب کا بلاک علیحدہ ہو گیا, پاکستان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ او ایس اے کے مقابلے پہ نیا بلاک بنا ہے. کیسے بنا سکتے ہیں؟ بنا ہی نہیں سکتے. تو دنیا ڈیوائیڈ ہو گئی ہے بجائے ذوالفقار علی بھٹو, شاہ عرب فیصل. کنٹریز نے تو اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا لیکن پاکستان تو نہیں کر سکتا پھر. لیکن بیٹا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ قوموں کی زندگیوں کے اندر نیشنل انٹرسٹ امپورٹنٹ ہے اگر ہمیں سوٹ کرتا ہے. اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایجپٹ نے ریکگنائز کیا تھا اسرائیل کو, اور اس کے اوپر جتنا بھی لون تھا وہ سارا معاف کروا لیا تھا, چاہے 60 ارب. سر وہ صحیح ہے, لیکن ہم اگر فورن پالیسی میں چینجنگ لے کے آئیں گے تو ہم لیکن سر اپنے نیشن کو بھی دیکھیں گے نا, تو انہوں کا مطلب انٹرسٹ کس طرف. اگر ہم گورنمنٹ اگر ریکگنائز جی کرتی ہے سر, لیکن اگر پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو کرتا ہے ایکنالج کرتا ہے تو جو ہے پاکستان کے انٹرنل ایشوز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. یس سر, میں یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے مجھے آپ لوگ جس بات کو کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کوئی ہوں گے. آپ کے اسلامک ایڈیالوجیکل کونسل کے جو فارمر پریزیڈنٹ جو سربراہ تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اسرائیل کو ریکگنائز کر لینا چاہیے. آپ کی سیاسی جماعتوں کے بھی لوگ کہتے ہیں اگر نیشنل انٹرسٹ اس کو الاؤ کرتا تو کر لینا چاہیے. میرا خیال ہے یہ یو آئی والے گئے بھی تھے ادھر. سر مذہب کو سیاست میں لانا ٹھیک ہوگا ایسے کوئی؟ بیٹا مذہب اور سیاست آج کل کی جو پولیٹکس, بلکہ جو ماڈرن پولیٹکس سے آگے انشاءاللہ پولیٹیکل سائنس میں ہم لوگ پڑھیں گے, both the in current world both things they fall apart from each other. ان کی کوئی آپس میں ضرورت نہیں ہے, بلکہ سیکولر ڈیسیژنز ہوتے ہیں اور وہی بالکل سر. تو اس لیے آپ ان چیزوں کو چھوڑیں. میں یہ کہتا ہوں پاکستان کوئی بھی جو ڈیسائیڈ کرے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے کرے اور اس کے اوپر سوچ بچار کرے اور اس کے بعد ڈیسیژن لے لے. اب کیا 40 سال کی پولیٹکس میں ہم نے کرنا ہے نہیں کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, اسی چیز میں کیا فائدہ ہوا ہے آپ کو؟ ڈیسائیڈ کریں کہ نہیں کرنا, جیسے حکومت نے کہہ دیا ہم نے نہیں کرنا, بس چھوڑ دیا نہیں کرنا. اب بعد میں کوئی حالات ایسے ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی بہت ایسا پیکج ملتا ہے کہ ہمارا $120 ارب کا لون وہ کہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں, پاکستان ہمیں ریکگنائز کر لے. ایسا پاسبل ہے, اور یہ اگر اس طرح کی آپ کو پتہ ہے ایسا پاسبل ہو سکتا ہے, تو اگر اس طرح کا کوئی ڈیسیژن ہوتا ہے تو پاکستان لے سکتا ہے. صحیح ہے. لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین نے کبھی ہمارا ساتھ نہیں دیا, ہمیشہ انڈیا کا ساتھ دیا. یہ بات صحیح ہے؟ انڈیا نے بھی ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا, اس لیے سر. اور سیکنڈلی سر یہ جوناگڑھ کا ایشو کیا ہے سر؟ پاکستان کا یہ علاقہ ہے, پاکستان نے اپنے میپ کے اندر شامل کر لیا, باقی مزید آپ دیکھ لیں. اچھا بیٹا کوئی اور ریلیونٹ کوشچن ہے جو فارن پالیسی ہم نے پڑھی ہے اس سے ریلیٹڈ؟ سر یہ 1979 میں پاکستان نے ایز اے آبزرور کیا جوائن کری تھی, کون سی کمیٹی جوائن کری تھی؟ بیٹا 76 کے اندر پاکستان became the Pakistan was invited and participated in the non-alignment movement session as an observer. السلام علیکم سر. جی بیٹا فاق. سر میں نیٹ ایشو میں اٹینڈنس نہیں لے پایا, تو میں نے کلاس کافی دیر سے جوائن کیا 4 بجے کی, تو میں نے مراسم نہیں سمجھ آپ کو پھر ڈیورنگ لیکچر کے ڈسٹ. افاق بیٹا لیکچر ریکارڈ یہ جب اٹینڈنس ہوتی ہے, جب وہ سیف ہو کے بند ہو جاتی ہے نا, دوبارہ چینج پاسبل نہیں ہوتی اس کے اندر, اس لیے وہ میں نے بند کر دی ہوئی اٹینڈنس پورٹل جو لگ گئی تھی آپ کی. آپ کوشش کیا کریں میرے بیٹا ڈیو ٹائم سے پہلے جوائن کر لیا کریں, یا ڈیو ٹائم پہ آئے میں ریڈی رہا کریں. فرسٹ 20 منٹس کے اندر ہم نے اٹینڈنس لینی ہوتی ہے, 15 منٹس کے اندر آپ کوشش کر کے وقت سے کے ساتھ جوائن کیا کریں, ٹھیک ہے بیٹا؟ اب پاسبل نہیں ہے اس وقت. سر یہ جو انڈو ایشیا پیسیفک ٹریٹی جو بنی ہے, تو آپ کے لحاظ سے پاکستان اپنی فورن پالیسی میں کیا چینجنگ لائے گا اس کو دیکھ کے؟ بیٹا یہ اب انٹرنیشنل ریلیشنز کے کوشچن ہیں, IR آپ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ یہ کوشچن کریں. فارن پالیسی سے ریلیٹڈ کوئی بات پوچھنی ہے تو یہ پوچھیں آپ. ہم بیسیکلی جی بیٹا سریا. سر یہ سمٹ 1976 کے اندر جو سمٹ ہوئی تھی اس میں پاکستان نے ایز این آبزرور پارٹیسپیٹ کیا تھا. سر اس چیز کو سر ایکسپلین کر دیں کہ آبزرور کا مطلب ہے, آبزرور کا اسٹیٹس ان اسٹیٹس کو دیا جاتا ہے جن کو الاؤ تو کیا جاتا ہے کم اینڈ جوائن اس, بٹ یو آر ناٹ اے پارٹ آف اٹ, یو آر ناٹ اے ممبر آف اٹ. If you want to be a part of it, if you want to be a member of it, then you have to quit your treaties. جیسا کہ پاکستان نے سیٹو کو چھوڑا, پھر سینٹو کو بھی چھوڑ دیا. And when Pakistan decided to quit the membership, اور جب پاکستان نے چھوڑ دیا alliances کو چھوڑ دیے, then only then Pakistan was to become a non-aligned. So sir, تو as an observer اس سے جوائن کرنے کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوتا ہے سر؟ Observer کا مطلب ہوتا ہے کہ you see the situation how the things are going on,
اور آپ अलाउ कर, ये बेसिकली क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं. आप उसका हिस्सा बनते हैं, then you start participating in it and the other people they start accepting you, and this is how the environment is being created. Environment create होता है. सही सर, थैंक यू. ओके बेटा, आई थैंक यू मच, सी यू इंशाल्लाह. अच्छा सुने, अगली क्लास से पहले हमने 4 फेजेस पढ़ लिए हैं. अगली क्लास से पहले अगली क्लास में आप लोगों का क्विज है ऑफ द 4 फेजेस ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी. सो लेक्चर्स रिकॉर्ड हो जाएंगे, पढ़ लीजिए उसको, रीडिंग्स भी मैंने दे दी हैं और क्विज के लिए रेडी रहिएगा. आई थैंक यू मच.